नमस्कार। कभी सोचा है कि एक पूरे देश को चलाने वाली किताब कैसी होगी? वो सिर्फ कुछ कानूनों के लिस्ट नहीं, बल्कि एक पूरे राष्ट्र का नक्शा होती है। और भारत के लिए वो किताब है हमारा संविधान। ये वो ब्लूप्रिंट है जिस पर 140 करोड़ लोगों का आज और आने वाला कल टिका है। और ये हर दिन हमारे देश को एक नया आकार दे रहा है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक अटल सच्चाई है। हमारा संविधान ही देश का सुप्रीम लॉ है। इसका मतलब ये है कि कोई भी, चाहे वो कोई भी संस्था हो, यहाँ तक कि हमारी संसद भी इसके ऊपर नहीं है। यही वो मजबूत जमीन है जिस पर हमारे लोकतंत्र का पूरा ढांचा खड़ा है। तो चलिए जरा करीब से देखते हैं इस महान दस्तावेज को। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे एक तरफ सरकार को उसकी सीमाओं में रखता है और दूसरी तरफ हर नागरिक के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। किसी भी बड़ी चीज के पीछे एक सोच होती है, एक विजन होता है। हमारे संविधान का वो विजन हमें मिलता है उसकी प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल में। ये कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये हमारे राष्ट्र निर्माताओं के सपनों का निचोड़ है। प्रस्तावना की शुरुआत ही देखिए कितनी जबरदस्त है। हम भारत के लोग, ये शब्द साफ कर देते हैं कि असली ताकत किसी राजा या सरकार के पास नहीं, बल्कि भारत की जनता के हाथों में है। और यही जनता अपने लिए एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का इरादा जाहिर करती है। तो ये वादा किस चीज का है? ये वादा है हर नागरिक को न्याय देने का, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक। ये वादा है पूरी आज़ादी का, सोचने की, बोलने की, किसी भी धर्म को मानने की। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द शुरू से नहीं थे। इन्हें 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। अब आते हैं उस हिस्से पर जो हम सबसे सीधा जुड़ा हुआ है। और इसे समझने के लिए एक सिक्के के दो पहलुओं के बारे में सोचिए। एक तरफ संविधान हमें कुछ बेहद मजबूत गारंटियां देता है, जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, और दूसरी तरफ ये देश के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियों की भी बात करता है, जिन्हें फंडामेंटल ड्यूटीज कहा जाता है। संविधान के पार्ट 3 में दिए गए ये मौलिक अधिकार ही हमारे लोकतंत्र की जान है। और इनकी सबसे बड़ी ताकत जानते हैं क्या है? कि ये सिर्फ कागज पर लिखे अच्छे विचार नहीं है। अगर किसी के इन अधिकारों को कोई छीनने की कोशिश करता है, तो वो इंसाफ के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। इन अधिकारों में शामिल हैं समानता का अधिकार, आजादी का अधिकार और शोषण के खिलाफ अधिकार। सोचिए, आर्टिकल 17 ये छुआछूत जैसी कितनी बड़ी सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म कर देता है। और आर्टिकल 21 यानी जीने का अधिकार, जिसे तो कई लोग सभी अधिकारों की बुनियाद मानते हैं। इसके अलावा हमें अपने धर्म को मानने की पूरी आजादी है, अपनी संस्कृति और शिक्षा से जुड़े अधिकार हैं। लेकिन इन सब में एक ऐसा अधिकार है जो बाकियों को, कह सकते हैं, जान देता है, और वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। सोचिए क्यों? क्योंकि अगर आपके पास अधिकार तो हैं, पर उन्हें लागू करवाने का कोई तरीका ही नहीं, तो उन अधिकारों का क्या फायदा? यही आर्टिकल हमें वो ताकत देता है कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। तो नागरिकों के अधिकार तो हो गए, अब सरकार की क्या जिम्मेदारी है? इसके लिए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी नीति निदेशक तत्व। ये सरकार के लिए एक नैतिक कंपास की तरह हैं, जो उसे एक वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा दिखाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है, इन्हें आप कोर्ट में जाकर लागू नहीं करवा सकते। तो सीधा सा हिसाब है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सरकार के लिए एक गाइडबुक हैं कि एक अच्छा राज कैसे चलाना है। वहीं फंडामेंटल ड्यूटीज, जिन्हें 1976 में जोड़ा गया, हम नागरिकों के लिए नैतिक जिम्मेदारियां हैं कि एक अच्छा नागरिक कैसे बनना है। अच्छा, तो हमने नींव और सोच की बात तो कर ली। अब जरा इस पूरी इमारत के डिजाइन को देखते हैं। वो कौन सी खासियतें हैं जो भारतीय संविधान को दुनिया में इतना यूनिक बनाती हैं? कुछ बातें गौर करने वाली हैं। ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। क्यों? क्योंकि भारत की डाइवर्सिटी ही इतनी ज्यादा है। इसमें बदलाव करना मुश्किल भी है और आसान भी, ताकि ये वक्त के साथ चल सके। ये राज्यों का एक ऐसा यूनियन है जहां किसी भी राज्य को अलग होने का कोई अधिकार नहीं, और आप कहीं भी रहें, नागरिकता सिर्फ एक है, भारतीय। और इस विशाल दस्तावेज को बनाने में वक्त कितना लगा? 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। ये आंकड़ा ही बताता है कि इसके पीछे कितनी मेहनत, कितनी बहस और कितना समर्पण लगा होगा। 2 तारीख हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। 26 नवंबर 1949, जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और अपनाया गया, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर मनाते हैं।
और 26 जनवरी 1950, जिस दिन ये पूरी तरह से लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र बना। अब अगर शासन के टॉप पर देखें तो हमारे यहाँ दो बड़े पद हैं। एक तरफ है राष्ट्रपति, जो देश के संवैधानिक प्रमुख हैं, और दूसरी तरफ है प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल, जिनके पास असल कार्यकारी शक्ति होती है, मतलब रोज के फैसले लेने की ताकत। और अब आते हैं सबसे कमाल की बात पर। हमारा संविधान म्यूजियम में रखी कोई पुरानी चीज नहीं है। ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जीवंत दस्तावेज, जिसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि वो समय के साथ बदल सके, विकसित हो सके। तो ये जिंदा कैसे रहता है? इसका जवाब है बदलाव की गुंजाइश से, यानी अमेंडमेंट से। संविधान बनाने वालों ने इसमें खुद को अपडेट करने का एक सिस्टम बनाया ताकि ये समाज की बदलती जरूरतों के साथ हमेशा रेलेवेंट बना रहे। कुछ बड़े बदलावों को देखें तो 42वें संशोधन ने प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े। 44वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया और 86वें संशोधन ने शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार बना दिया। ये दिखाता है कि हमारा संविधान कैसे वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। तो आज हमने इस राष्ट्रीय ब्लूप्रिंट के पीछे की सोच, इसकी नींव और इसके बदलते स्वरूप को समझा। पर ये सब काम कैसे करता है? संसद, सुप्रीम कोर्ट, ये सब क्या करते हैं? इन सब की बात हम करेंगे अगले हिस्से में। और जाते जाते एक सवाल, ये दस्तावेज जो 70 साल से भी ज्यादा पुराना है, आज के भारत की राह कैसे तय कर रहा है? इस सवाल का जवाब हम सबके जिंदगी से जुड़ा हुआ है।